अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 4। तहमाना की तरक्की और खुशहाली की खबरें आम थीं। बादशाह खान ने वहाँ के बसने वालों को ज़िंदगी की तमाम आसाइशें फराहम कर दी थी और तहमाना कबीला खूब तरक्की कर रहा था। लेकिन इस तरक्की के मनाजिर आज ही इन सरदारों की निगाह से गुजरे थे। दर्रा तहमाना के दोनों तरफ जहाँ बे आबो गया टीले बिखरे हुए थे, अब वहाँ सरसब्ज खेत लहला रहे थे। तमाम सरदार इस बदले हुए माहौल से मुतासिर थे। बादशाह खान ने अपने कबीले के लिए बहुत कुछ किया है, एक सरदार बोला। बेशक, फरंगी तालीम ने इसे बहुत कुछ सिखाया है। इसने दूसरे मुल्कों की दौलत समेटकर अपने कबीले को मजबूत किया है। अचानक उन्हें चंद घुड़सवार नजर आए जो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। शायद बादशाह खान हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहा है। लेकिन आने वालों में बादशाह खान नहीं था, बल्कि एक तंदुरुस्त और तवाना शख्स ने उनका इस्तकबाल किया और दर्रे के बड़े दरवाजे के सामने खेमे लगा दिए गए और वहाँ मेहमानों के आसाइश का बंदोबस्त कर दिया गया। आप लोग यहाँ क़याम करें, खान अपनी मसरूफियत से फारिग होकर आपको मुलाकात का वक्त देगा, इस्तकबाल करने वाले ने कहा। खूब, क्या तहमीना बहुत तंग हो गया कि बादशाह खान की हवेली में मेहमानों के लिए जगह नहीं रही? सरदार तारिक खान ने कहा। ये बात नहीं सरदार, बादशाह खान मुलाकात की नौयत जानने के बाद किसी को इस दरवाजे से अंदर आने की इजाज़त देता है। इस्तकबाल के लिए आने वाला मुस्कुराकर बोला। शायद वो फरंगियों में रहकर फरंगी ही बन गया है और इसे जंगजू कबाइल से खौफ महसूस होने लगा है। बहरहाल ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन इन खैमों में नहीं, बल्कि अपने घोड़ों की पुश्त पर, तारिक खान ने कहा। बादशाह खान को आपके अल्फाज से आगाह कर दिया जाएगा, इस्तकबाल करने वाले ने कहा और घोड़े वापस चले गए। बादशाह खान ने हमारी बेइज्जती की है, तारिक खान बोला। नहीं सरदार, ये खुद उसकी बेइज्जती है। बहरहाल इसे गैरों में शुमार कर लिया जाए, दाऊद खान ने कहा। खेमे खाली पड़े थे। सातों सरदार अपने 20 आदमियों के हमरा घोड़ों की पुष्ट पर जमे रहे। वक्त गुजरता जा रहा था। खेमों के अतराफ में मौजूद खुद्दाम हैरान और परेशान बैठे थे। सरदारों ने उनकी पेश की हुई कोई चीज़ कबूल नहीं की थी। सूरज ढल गया और शाम हो गई। तमाम घोड़े साकित और जामिद खड़े थे। फिर जब मौसम सर्द हो गया तब कहीं बड़े दरवाजे से बादशाह खान उतार हुआ। वो एक शानदार घोड़े पर सवार था। जल्द इसका घोड़ा उनके मुकाबिल पहुंच गया। हैरत है सरदारों, तुमने मेरी मेज़बानी कबूल नहीं की, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए कि वो हमारे मेयार की नहीं थी, तारिक खान ने जवाब दिया। ऐसी कोई बात नहीं, मेज़बान खुद मेहमानों के क़याम के लिए मुनासिब जगह का फैसला करता है, ना कि यह हक मेहमान का होता है। ताहम मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ सरदार? कबीलों में अमन का नया कानून नाफिज करते हुए तुम्हें उसकी सरबराही पेश की गई थी खान, जिसे तुमने कबूल नहीं किया था और तुमने इस कानून की मुखालफत भी नहीं की थी। आज भी मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन तुम कानून शिकनी के मुर्तकिब हुए हो। हाँ, वो मेरी मजबूरी थी और वो मजबूरी अभी बाकी है। कोई भी अच्छाई कुछ कुर्बानियाँ चाहती है। कानून के निफाज के बाद तुम्हें इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा ना, मैं मजबूर था। भाई की मौत के बाद मैं खुद को इस इंतकाम से बाज नहीं रख सकता था, लेकिन इस तरह तुमने पहाड़ों के कानून की खिलाफ वर्जी की है, कबायली फैसले का मजाक उड़ाया है। हर फैसले और हर कानून का ताल्लुक दिल से होता है। जब दिल किसी बात से गैर मुतमिन हो तो उसे कबूल कर लेना मुश्किल होता है। मैं इस कानून को कबूल कर लूँगा, लेकिन शीरान की मौत के बाद, इसके बाद मैं इस कानून की सरपरस्ती भी कबूल कर लूँगा। शीरान को पाबा ज़ंजीर मेरे हवाले कर दें। जो काम तुम अपनी कोशिश के बाद न कर सके, वो हम कैसे कर सकेंगे खान? उस रात खानका पर शीरान अपनी माँ के साथ गैर मुसल्लह और तनहा था, लेकिन तुम लोग इसका कुछ न बिगाड़ सके, तारिक खान ने कहा। बादशाह खान का चेहरा आग की माने सुर्ख हो गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खून उतर आया, लेकिन फिर उसने खुद पर काबू पा लिया और मुस्कुराकर बोला। उस रात जो कुछ होना था हो चुका। उस बेगुनाह औरत के कत्ल पर तुम्हें कोई अफसोस नहीं है खान? नहीं, क्योंकि वो मेरे भाई के कातिल की बेवा थी और इसके बेटे की माँ, लेकिन उसे जानबूझकर कत्ल नहीं किया गया था, वो दरमियान में आ गई थी। मैं कबायली कवानीन का एहतराम करते हुए जिज़िया देने को तैयार हूँ। तुम लोग अपने घोड़ों से उतर जाओ, मेरे खजाने में जाओ और जो कुछ ले जा सकते हो ले जाओ। इस औरत का कत्ल मेरा मकसद नहीं था। हाँ, शीरान की ज़िंदगी मेरे असूल के खिलाफ है, इसकी मौत लाजमी है। मैं दाऊद खान से कह सकता हूँ कि खुरेजी रोकने के लिए शीरान को मेरे हवाले कर दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि ये काम मैं खुद कर लूँगा। इसके अलावा मुअज़्ज़ज़ सरदार, उसे जो चाहें कहे, मैं हाजिर हूँ। बस खान, हमें इसके सिवा और कुछ नहीं कहना। ये ज़ाती दुश्मनी कबाइल के दरमियान पूरे तसादुम का बाइस न बनने पाए। मेरी तरफ से ऐसा नहीं होगा। अगर कोई कबीला अपनी आबादी से तंग आ जाए और मेरी खिदमत हासिल करना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। आप हजरात ने तहमाना की तब्दीलियों पर गौर किया होगा। दर्रा तहमाना का बड़ा दरवाज़ा दुश्मनों के लिए खाली रहता है। जीदार कबाइल जंग करने के इरादे से इसमें दाखिल हो सकते हैं। इसके बाद ये मैदान खुले पड़े हैं।
जहाँ तहमाना के जाले अपने दुश्मन का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद होंगे और इन मैदानों के सिरों पर गहरे गड्ढे तामीर किए गए हैं ताकि कबाइल, मेरा मतलब है हमला आवरों की इज्तिमाई कब्रें बना दी जाए। इसके बाद तहमाना आबाद है। बादशाह खान मुस्कुरा दिया। ये तुम्हारा जवाब है बादशाह खान? तारिक खान ने कहा। यकीनन। क्या मैं खजानों के दरवाजे खुलवा दूं? नहीं, हमें तहमाना की दौलत से कोई सरोकार नहीं। तुम्हारा शुक्रिया। आओ दोस्तों चले, तारिक खान ने कहा और सरदारों ने अपने घोड़े के रुख बदल दिए। बादशाह खान ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। वापसी पर तारिक खान ने कहा, इस तरह और तो कुछ न हो सका, लेकिन एक बात जरूर इल्म में आ गई कि कबाइल को एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक ऐसी जंग जिसके लिए मैं फरंगी हथियार इस्तेमाल होंगे। चट्टानों के जाले कभी इन हथियारों से खौफजदा नहीं हुए। सरदार, अंग्रेज बरसों यह हुकूमत करके वापस गया। इसने इन चट्टानों से क्या पा लिया जो इसके पिट्ठू पालेंगे? ताहम इनकी कोशिश जारी रहेगी और हमें असर नौ गौर करना होगा। तुम लोगों ने बादशाह खान का रवैया देख लिया। इससे इसकी शख्सियत का इजहार होता है और शैतान को फना करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तारिक खान ने कहा। सरदार खामोशी से सफर करते रहे। नहर वादी के एक आरास्ता गार के गोशे में शिरान शहाबा के करीब लेटा हुआ था और शहाबा की मखरूती उंगलियां उसके खूबसूरत बालों से खेल रही थी। शिरान की आंखें बंद थी। दफतन उसने दोनों हाथ उठाकर शहाबा को पकड़ना चाहा, लेकिन शहाबा तड़प कर उससे दूर हो गई। तुम फिर वादा खिलाफी कर रहे हो शिरान, उसने नरमी से कहा और शिरान उसे सर निगाहों से देखने लगा। तुम मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाती है शहाबा? वो खुदरी आवाज़ में बोला। तुम्हारा ख्याल गलत है शिरान, मैं सिर्फ तुम्हें ही बेवकूफ़ नहीं बनाती। क्या और लोग तेरे पास नहीं आते? आते हैं। क्या तू उनसे भी इज्तनाब करती है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं। अनोखी मंतख है तेरी, इनके लिए तेरा दामन खुला रहता है, जबकि मेरे हिस्से में सिर्फ बकवासी आती है। मैं तुम्हें पवित्र समझती हूँ, मैं गलीज़ हूँ, लेकिन तुम्हें वो खुलूस देती हूँ जो दूसरों को नहीं दे सकती। शिरान उठ बैठा। वो कड़ी निगाहों से शहाबा को घूरता रहा, फिर बोला, किसी को समझने के मेरे पास वक्त नहीं है शहाबा, ना ही इन फजूल बातों का कायल हूँ। तेरा क्या ख्याल है, तेरे इस खुलूस से मुतासिर होकर मैं तुझसे शादी कर लूँगा? मैं तुमसे मुखलिस हूँ शिरान, तुम्हारी लिए जान दे सकती हूँ, यकीन करो। मैंने कभी ये नहीं सोचा, बस सारी ज़िंदगी मैंने एक शख्स को चाहा है, इसे पसंद किया है। तलाश कुछ नहीं मेरे पास इस खुलूस के सिवा, और वो मैंने तुम्हारी झोली में डाल दिया है। शहाबा की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, मैं तेरे इस खुलूस को बस्ती की किसी और लड़की के हवाले करने जा रहा हूँ, शिरान ने कहा और उठकर वहाँ से निकल आया। माँ की डांट डपट की उसे अब कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए वापसी की कोई जल्दी भी नहीं थी। दूसरे दिन इत्मीनान से वापसी हुई। इन दिनों पहाड़ों का मौसम बेहद ख़राब था। मुसलसल बर्फबारी हो रही थी और बहुत से रास्ते बंद हो गए थे। बस्ती में दाखिल हुए तो सबसे पहले मुलाकात बारान खान से हुई। बूढ़ा इसके बाप के दोस्तों में से था, इसलिए शिरान इसका एहतराम करता था। कहाँ से आ रहे हो शिरान, उसने पूछा। बस आवारागर्दी करके, कोई और काम भी तो नहीं है खान बाबा? थोड़ी देर पहले सरदार दाऊद तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, शायद कुछ और लोग भी तुम्हारी तलाश में सरगर्दा हैं। खैरियत तो है? मालूम नहीं, क्या तुम दाऊद के पास नहीं जाओगे? अगर इसने मुझे तलब किया तो जरूर जाऊंगा। क्या उसे मेरी ज़रूरत है? हाँ शायद। शिरान दाऊद खान के घर की तरफ चल दिया। वो उसे अपने मकान के अहाते में मिला और शिरान को देखकर चौंक पड़ा। कहाँ से आ रहे हो शिरान? क्या रात तुम अपनी बस्ती में नहीं थे? नहीं बाबा। फिर कहाँ थे? ये बताना ज़रूरी नहीं है, शिरान ने कहा। दाऊद खान उसे परेशान निगाहों से देखने लगा, फिर बोला, तुम्हें सख्त सुस्त कहने को जी नहीं चाहता, क्योंकि अब तक तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। मेरे बेटे, यूँ समझ लो तुम्हारी वजह से कबीले पर कोई भी आफत आ सकती है। तो तुम पसंद करोगे कि कबीले के जवान खून में नहा जाएं, बहुत सी औरतें बेवा और बहुत से बच्चे यतीम हो जाएं, माएँ रोती फिरें और बहनों की निगाहें भाइयों को तलाश में सरगर्दा हो जाएं? नहीं पसंद करूँगा खान। तो फिर तुम ये कबीला छोड़कर काबुल चले जाओ। अफगानिस्तान में मेरा दोस्त अगलोल मौजूद है, मैं तुम्हारा असासा वहाँ भिजवा दूंगा। अफगानिस्तान? शिरान ने बड़ी दिलचस्पी से कहा। वो किसी सोच में डूब गया था। अगर ये बात कबीले के मुफाद में है तो मैं तैयार हूँ खान। दाऊद खान हैरत से शिरान को देखने लगा, फिर मुसर्रत अंदाज में बोला, क्या तुम बूढ़े खान से मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं संजीदा हूँ, तुम्हारा हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे कब जाना होगा? शिरान ने कहा। दाऊद खान ने उठकर उसे गले से लगा लिया। मैं अमन चाहता हूँ मेरे बच्चे। ये पहाड़ सदियों वहशत खेजी का शिकार रहे हैं, अब ये वहशत खेजी खत्म होनी चाहिए। हर नेक काम के लिए कुर्बानियाँ देनी होती हैं। बादशाह खान ने दीवानगी का मुजाहरा किया है। तुम्हारी माँ इसके हाथों कत्ल हुई है। इस अलमनाक साने का सबको गम है। इसके जवाब में तुम भी कोई ऐसा ही कदम उठाओगे और इसके बाद बादशाह खान, इसके खानदान के दूसरे लोग यही सब कुछ करेंगे।
सिलसिला तो जू का तू रहा, कोई तब्दीली ना हुई। इसलिए मेरे बच्चे सब्र करो, तुम्हारी खामोशी कबीलों की बका के लिए ज़रूरी है। तुम अफ़गानिस्तान चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए सारे इंतज़ामात कर दूंगा। ठीक है बाबा खान, आप मुझे अपने दोस्त ओगलोल के लिए एक ख़त दे दें, मैं वहाँ चला जाऊँगा। बाकी इंतज़ाम कब तक हो जाएगा? जिस कदर जल्द मुमकिन हो सका, मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा। ये चंद रोज़ शिरान ने वाकई इंतहाई खामोशी और शराफत से गुजारे। इसने दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया था। दाऊद खान ने इसकी निगरानी जारी रखी हुई थी और इसे यही खबरें मिल रही थी कि शिरान बेहद शरीफ हो गया है। इसका ज़्यादा वक्त घर में ही गुजरता है। लेकिन रात की तारीकियाँ कोई और ही दास्तान दोहरा रही थी। जब शिरान की निगरानी करने वाले गहरी नींद सो जाते तो अपने घर की अकबी दीवार फांद कर बाहर निकल आता। इसके बाद एक खुफिया जगह पर चंद साए जमा होकर सरगोशों में बातें शुरू कर देते। दाऊद खान ने कबीले के दूसरे चंद अमीर लोगों से मिलकर सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए और एक दोपहर उसने शिरान को तलब कर लिया। शिरान सर झुकाए बड़ी सादतमंदी से दाऊद खान के पास पहुंच गया। इसके पास इस वक्त दो अमीर मौजूद थे। ये कुछ रकम है शिरान खान, काबुल में जिंदगी गुजारने और कदम जमाने में ये तुम्हारी मदद करेगी। हम सब तुम्हें बस्ती से रुखसत करते हुए रंजीदा है, लेकिन कबायली कानून के मुहाफिज की हैसियत से, नेकियों की राह में पहली अजीम कुर्बानी देने वाले की हैसियत से कबाइल तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। मुझे कब रवाना होना है खान? शिरान ने पूछा। आज रात रवाना हो जाओ, देर करने से क्या फ़ायदा। ये ओगलोल के नाम खत है। तुम पीरको की घाटियों के रास्ते सफ़र करके होशियारी से सरहद पार कर जाओगे, क्योंकि आजकल मौसम भी ठीक नहीं है। ठीक है खान, लेकिन मैं आज रात नहीं जा सकूंगा। कल का दिन बेहतर रहेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी मेरे बच्चे, लेकिन इस बात से दूसरे लोगों को आगाह नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें खान, शिरान ने कहा और ज़रूरी गुफ्तगू के बाद वहाँ से चला आया। इसके बाद अपने ख़ास दोस्त जौहर खान से मिला और इससे कहा, जौहर खान वक्त आ गया है, आज रात रवानगी है, तुम दूसरों को तैयार कर लो। जौहर खान ने इस बात में गर्दन हिला दी। हवेली में अब वो रौनक नहीं रही थी। सिर्फ चंद रोज़ कबल यहाँ का माहौल बेहद पुरसकून था। सब मिलकर खुशियाँ मनाते थे। बर्फालूद माहौल में बड़ा कमरा आतिशदान की गर्मी से माहौल को खुशगवार बना देता था और इस फजा में 9 भाइयों और 4 बहनों के जवान कह कह गूंजते रहते थे। अपने बच्चों की खुशी में शरीक माँ इनके कहकों का साथ अपनी पुरवकार मुस्कुराहट से देती थी। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी थी। अब ये लोग बड़े कमरे में जमा नहीं होते थे। बहनें अपने कमरों में घुस रहती थी। माँ ने बेटों से कलाम करना छोड़ दिया था। इस पर एक अजीब सी खामोशी मुसल्लत थी। इसके चेहरे से खौफ के आसार हवेदा थे। न जाने वो हर वक्त क्या सोचती रहती थी। नुमान खां इस हालत से सख्त परेशान था। बाकी भाई भी उलझे हुए थे। सबको जुर्म का एहसास था। माँ इन पर एतबार करती थी और उसे हकीकत भी तस्लीम करनी चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि माँ से बात करेंगे और इसके लिए उन्होंने आज की तैयारी कर ली थी। नौजवान माँ के हुजूर पहुँच गए। खानून ने देखा और इसकी आंखों में एक सरसी कैफियत उभर आई। नुमान खान मुस्कुराता हुआ इसके पास पहुँच गया। तुम नाराज़ हो माँ? उसने कहा, और हम तुम्हारी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं। इस लहजे में बात मत करो नुमान खान। मैं तुम्हारी माँ ज़रूर हूँ, लेकिन वो माँ हूँ जिसका एतमाद अपनी औलाद से उठ जाता है। मेरे एतमाद का बुत टूट गया है। लेकिन माँ, तुम अब भी हम पर एतमाद कर सकती हो। नुमान खान बोला, हम तुम्हारे हुक्म पर सब कुछ करने को तैयार हैं। अगर ये हकीकत है तो जाओ, उस माँ को मेरे पास ले आओ। नुमान खान, जिसे तुमने अपने गोलियों का निशाना बनाया है। ऐसी बात मत कहो माँ। देखा, तुम्हारे दावे की कली खुल गई। ये मुमकिन नहीं है। उसे हलाक करना मुमकिन था। हमारा मकसद उसे हलाक करना नहीं था। झूठ बोल रहे हो। अरे वो अपने बेटे के 21 साल की उम्र की खुशी का चिराग जलाने गई थी। तुम इसी बेटे को हलाक करने गए थे ना। अगर वो मर जाता तो क्या वो माँ जिंदा रहती? वो मौत तो इस मौत से कहीं ज्यादा तकलीफदेह होती। जरा गौर तो करो, तुम्हारी माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। खुदा न खास्ता तुम्हारी मौत मेरे लिए क्या हैसियत रखती है, ये बात तो तुम सोच सकते थे। खानून ने तंज़े लहजे में कहा, लेकिन माँ, इसके बाप ने हमारे बाप को कत्ल किया था। नुमान खान ने भराई हुई आवाज़ में कहा, उसके बाप ने किया था ना, तुमने इसके बाप को क्यों ना कत्ल किया? खानून ने नुमान खान को घूरते हुए कहा, हम उस वक्त छोटे थे, वो भी उस वक्त छोटा था। अगर वो बड़ा होता तो तुम किस तरह बात कह सकते थे कि वो अपने बाप को इस फेल से ना रोकता? वो गुजरी हुई बात थी माँ। जो हो चुका उसे झुटलाया नहीं जा सकता। हाँ, जो हो चुका उसे झुटलाया नहीं जा सकता। बदबख्त नुमान खान, वो माँ मैं थी जिसे तुमने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। मैं उसी रात मर गई थी और मेरी लाश पीरको के मज़ार के सामने पड़ी थी। तुमने गौर नहीं किया होगा नुमान खान, वरना मैं तुम्हें ज़रूर नजर आती। खानून ने रुंधी आवाज़ में कहा और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
میں شرمندہ ہوں ماں، نعمان خان نے کہا۔ شرمندگی کچھ نہیں دیتی، مظلوم ماں کی آہیں بے اثر نہیں ہوتی۔ تم نے اس سے وہ خوشی چھینی ہے جس کے لیے وہ 21 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ خدا تمہاری اس حرکت کو کبھی معاف نہیں کرے گا نعمان خان، خانوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ نعمان خان کے بدن میں کب کبھی پیدا ہو گئی۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ بچوں کے سے انداز میں بولا، ماں، خان بابا نے ہمیشہ ہمارے سروں پر ہاتھ رکھا ہے۔ وہ بھائی کی موت سے پاگل ہو رہے تھے، ان کے سینے میں بھی انتقام کا شعلہ روشن تھا، ہم انہیں کیسے منع کر دیتے ماں؟ بادشاہ خان کو میں نے بھی ہمیشہ ایک بزرگ کی حیثیت دی، لیکن ایک دن وہ یوں مجھ سے میرا مان چھین لیں گے، مجھے امید نہ تھی۔ اور اب نعمان خان، میں صرف ایک قیدی کی حیثیت رکھتی ہوں، صرف ایک قیدی کی۔ قیدی کی؟ وہ چونک پڑا۔ ہاں، تم سب بادشاہ خان کے قیدی ہو، بیوقوفو، تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ بادشاہ خان حکمران ہے اور تم سب اس کے غلام ہو۔ نہیں ماں، ان کے لیے ایسا خیال دل میں نہ لاؤ۔ کیا تم خوفزدہ ہو ماں؟ ہاں، میں خوفزدہ ہوں بچوں۔ کس سے؟ کیا شیران سے؟ ہاں نعمان خان، میں نے تمہارا اور اس کا تجزیہ کر لیا ہے۔ اگر تم دلیر ہوتے تو وہ تمہارے بھائی تمہارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ نعمان خان کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ غصے سے تل ملا گیا۔ اگر یہ بات ہے تو ماں، میں بادشاہ خان کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، میں خود شیران کو ہلاک کر دوں گا، میں اسے۔ دفتن خانم کے چہرے پر ایک تبدیلی پیدا ہوئی، اس کی آنکھوں میں وحشت نمودار ہو گئی۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے نعمان خان کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ کون ہے جو میری زندگی میں شیران کو قتل کر دے؟ خون پی لوں گی اس کا، ہڈیاں چبا ڈالوں گی۔ میں ماں ہوں، سمجھے؟ ماں ہوں، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بادشاہ خان بھی نہیں۔ نعمان حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ خانم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ تنہا ہے، بالکل تنہا، لیکن میں اس کی ماں ہوں۔ تم جذباتی ہو گئی ہو ماں، وہ ہمارے باپ کا قاتل کا بیٹا ہے، نعمان خان نے کہا۔ وہ تمہارے باپ کا قاتل تو نہیں ہے، اس نے تو گولی نہیں چلائی تھی فیروز خان پر۔ جاؤ نعمان خان، مجھے تنہا چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے۔ خانم حلق پھاڑ کر چیخی اور نعمان خان سر جھکائے واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ موسم بدستور خراب تھا، برف باری جاری تھی اور سرد ہواؤں نے سردی بڑھا دی تھی۔ فرانہ کے لوگ اپنے کاروبار جلدی سے بڑھا کر گھروں کو چلے جاتے تھے، راستے بھی خراب ہو رہے تھے اور کوئی طویل سفر ممکن نہیں تھا۔ افضل خان بھی اپنی دکان بڑھا رہا تھا، حالانکہ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اور خوب تاریکی پھیل گئی تھی۔ ابھی وہ دکان کا دروازہ بند بھی نہیں کر پایا تھا کہ سلال خان دوڑتا اس کے پاس آیا۔ بند کر رہے ہو دکان؟ بند کر رہے ہو؟ اس نے مخصوص انداز میں کہا۔ ہاں سلال خان، موسم بہت خراب ہے، لوگ گھروں میں جا گھسے ہیں، اب کون آئے گا خریداری کے لیے؟ میں آیا ہوں، دیکھو میں آیا ہوں، سلال خان نے جنون آمیز انداز میں کہا۔ تمہارے لیے دکان کھلی ہے، بولو کیا چاہیے؟ گڑ دو گے مجھے؟ پیسے نہیں دوں گا، مگر ایک راز کی بات ضرور بتاؤں گا، بولو گڑ دو گے؟ سلال خان، کبھی منع کیا ہے تمہیں؟ تو لاؤ جلدی، موسم اور خراب ہونے والا ہے، جلدی کرو۔ او، کیا طوفان آنے والا ہے؟ فضل خان نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں طوفان تو آئے گا، لیکن بستی میں نہیں، کہیں اور خون ہوگا، چیخیں بلند ہوگی۔ سلال خان نے اپنی ضرورت کے مطابق گڑ لے لیا۔ فضل خان اب بھی پریشان تھا، اس نے کہا، یہ سب کہاں ہوگا سلال خان؟ جہاں بھی ہوگا سامنے آ جائے گا، بس اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، چلو دکان بند کرو۔ سلال خان یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ معزز سامعین حضرات، ہمالیہ کے دامن میں بکھری یہ خونچ کا داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔